द बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक व्यक्ति अपने आप में एक्सपर्ट है। चाय की टपरी से लेकर के कॉरपोरेट ऑफिस तक हर जगह कोई ना कोई किसी भी टॉपिक पर बहस करता मिल ही जाएगा। और इस बहस को जीतने के लिए जो जुनून होता है वाकई में वो देखने लायक होता है। इस जुनून में बहस भी ऐसी बन जाती है जहां पर जीतना सच से ज्यादा मायने रखता है। ऑथर शोपेनहावर एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिनसे हम डिबेट के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। शोपेनहावर ने दो इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। फर्स्ट है लॉजिक, जो तर्क के जरिए सच का पता लगाने के बारे में है, और दूसरा आर्टिस्टिक डायलेक्टिक, जो सिर्फ बहस जीतने के बारे में है। अब चाहे इसके लिए सच को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया जाए या फिर घटिया चालबाजी की जाए, लेकिन आज के टाइम में ये इतना मैटर क्यों करती है? सोचिए उन सभी डिबेट्स के बारे में जो आपने सोशल मीडिया पर देखी हो या पॉलिटिकल पार्टीज के बीच हो रही हो, यहां तक कि दोस्तों के बीच होने वाली बहस ही क्यों ना हो। हमेशा सिर्फ बहस वो नहीं जीतता जो सच हो। कभी कभी बहस सिर्फ इस बारे में होती है कि कौन बेहतर बहस कर सकता है। अब ये आर्टिस्टिक डायलेक्टिक क्या है? ये एक ऐसा खेल है जहां का नियम बिल्कुल अलग है। सच तक पहुंचने की बजाय यहां पर आपका गोल सिर्फ और सिर्फ अपने ओपोनेंट को मात देना होता है। अब भले इसके लिए सच्चाई को बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर ही क्यों ना बताना हो। आज के इस बुक समरी को सुनते सुनते आप भी सोचने लगेंगे कि लोगों के बहस करने का तरीका आखिर ऐसा क्यों हो जाता है और हर कीमत पर जीतने के लिए वो क्यों इंस्पायर हो जाते हैं। ये समझने से हमें स्मार्टली और गहराई से सोचने में मदद मिलेगी, जो कि आज की इस दुनिया में बहुत जरूरी है। डिबेट में सबसे कॉमन यूज होने वाली टेक्निक है स्ट्रेटजी ऑफ एक्सटेंशन। ये एक ऐसी चालाक स्ट्रेटजी है जिसे आपने भी बहुत बार देखा होगा। इमेजिन कीजिए कि आप एक बहस में हैं। आपने अपने अपोनेंट के एक्चुअल आर्गुमेंट का जवाब देने के बजाय इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जिससे ये एक मजाक लगने लगा है। तो यही होती है स्ट्रेटजी ऑफ एक्सटेंशन। सच के छोटे से बीज को एक ऐसे बड़े से बेतुके पेड़ में तब्दील कर देना जो कि किसी काम का नहीं। अक्सर पॉलिटिक्स में लीडर्स अपने अपोनेंट को बेवकूफ साबित करने के लिए इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं। हो सकता है कि किसी ने ऐसा कहा हो कि वो हेल्थ केयर को और ज्यादा इजी और लोगों की पहुंच में लाना चाहते हैं, लेकिन उसका अपोनेंट इसे बढ़ा चढ़ाकर ये कहता है कि वो करोड़पति लोगों को फ्री में हेल्थ केयर देना चाहते हैं। यहां उन्होंने क्या किया? एक अच्छे और नेक आइडिया को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि वो आम लोगों के खिलाफ लगने लगा। सोशल मीडिया की बहस में भी ये स्ट्रेटजी बहुत इस्तेमाल होती है। किसी की छोटी सी गलती को एक हीटेड डिबेट में लोग इतना बढ़ा देते हैं कि वो किसी स्कैंडल से कम नहीं लगता। इस स्ट्रेटजी को समझने से आप बहस में बेहतर बन सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए देखें तो एक कदम पीछे हटिए और खुद से पूछिए, क्या वो सच में आपके आर्गुमेंट के कोर पर बहस कर रहे हैं या फिर घटिया चाल से आर्गुमेंट जीतने की कोशिश कर रहे हैं? इसलिए बहस में एग्जैजरेशन के जाल से बचने के लिए अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि एग्जैजरेशन यानी कि इस अतिशयोक्ति में आपका सच कहीं खो सकता है। डिबेट जीतना भी एक कला है और इसके लिए लोग अपनी भाषा में हेर-फेर करने से भी नहीं चूकते। अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए कैसे सच और क्लैरिटी को दांव पर लगाकर बातों को घुमा फिराकर पेश किया जाता है। आप किसी पैशनेट आर्गुमेंट में हो तभी आपका अपोनेंट एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसका पहली बार में एक मतलब निकलता है, लेकिन गौर करने पर उसी स्टेटमेंट का बिल्कुल ही अलग मतलब निकलता है। क्लैरिफाई करने के बजाय अपोनेंट आपको कंफ्यूजन में छोड़ देता है। इसे ही एम्बिग्युइटी कहा गया है। जाना पहचाना लग रहा है ना? यही ताकत है भाषा में फेरबदल की। लैंग्वेज एक ऐसा वर्सेटाइल टूल है जिससे मुश्किल और बारीक चीजों को भी आसानी से समझा जा सकता है। हालांकि इसमें कंफ्यूजन में डालने की भी ताकत होती है। ये ऐसी दो धारी तलवार है जिसे चालाक लोग बहस में या बयानबाजी में इस्तेमाल करते हैं। कोर्ट में वकील भाषा के एम्बिग्विटी का फायदा उठाते हुए सटीकता से अपनी दलीलें तैयार करते हैं ताकि वो जज को इम्प्रेस कर सकें। अपने सवालों को स्ट्रेटेजिकली तैयार करके या अनक्लियर तरीके से सबूत पेश करके वो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए जगह बनाते हैं, जिससे फैक्ट्स और उनकी बनाई हुई झूठी मोटी कहानियों के बीच की लाइंस धुंधली पड़ जाती है। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी नेता अक्सर ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं जो जिम्मेदारी से बचते हुए जनता को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। राजनेता सवालों के इर्द गिर्द नाचने की कला में माहिर होते हैं। वो अपने इरादों को एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता में छिपाकर
लोगों के क्रॉस वेरिफिकेशन से आसानी से बच जाते हैं। भाषा में फेरबदल का रिजल्ट बहुत ही बुरा हो सकता है। यह सिर्फ डिबेट ही नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। जब एक जिम्मेदार इंसान शब्दों को अपने टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है तो सच्चाई का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है और जेन्युइन कम्युनिकेशन टूट जाता है। अब आप जरा ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचिए जहां पर हर बात ऐसे ही हेर फेर में डूबी हो, जहां पर शब्द अपना अर्थ खो दें और विश्वास की कोई जगह ही ना हो। ऑथर ने इसे ही डिस्टोपियन विजन कहा है। यह हमारी इस दुनिया में तेजी से पनपता जा रहा है, यहां तक कि मीडिया भी इसका सहारा ले रहा है और ऐसे धोखे को आम बना दिया गया है। पर सवाल यह है कि आप इस भाषा के मैनिपुलेशन को कैसे पहचान सकते हो। तो भाषा के छोटे से छोटे बदलाव, ऐसी अनाउंसमेंट जो क्लियर नहीं हो और सवालों को टालने वाले रिएक्शन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट और टोन को समझना चाहिए और अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो बेझिझक क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए। याद रहे कि भाषा की ताकत सिर्फ कही गई बातों में नहीं है बल्कि ऐसी बातों में भी है जो अनकही रह जाती है, और इन सब के बीच सच्चाई को समझना हमारी जिम्मेदारी है। अब बहुत से ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि छोटे से फैक्ट के इर्द गिर्द कहानी बुनकर या उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं जिससे डिबेट में अपनी बात को साबित कर सकें। इसे ही कहते हैं जनरलाइजिंग स्पेसिफिक। वैसे आपने वो टूथपेस्ट का एड तो देखा ही होगा जिसे 10 में से 9 डेंटिस्ट रिकमेंड करते हैं। सुनने में कितना कन्विंसिंग लगता है ना, लेकिन बाकी टूथपेस्ट के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या डेंटिस्ट ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया? या यह भी हो सकता है कि यह बात सिर्फ कुछ डेंटिस्ट से ही पूछी गई हो। अचानक से 10 में से 9 वाला यह दावा खोखला लगने लगता है ना? यह रणनीति केवल एडवर्टाइजिंग तक ही सीमित नहीं है, यह पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा की दुनिया में भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। किसी भी फैक्ट को उठाकर उसे खूबसूरती से पेश किया जाता है और बाकी सभी मैटर्स को इस फैक्ट के बेस पर सही ठहरा दिया जाता है। अब यहां पर खतरा दोगुना हो जाता है। पहला तो ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन को जन्म देता है। जब हम ये मानने लगते हैं कि छोटा सा फैक्ट हर मैटर के लिए काफी है तो हम इसके पीछे छिपी नाकामी को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम अधूरी या बढ़ा चढ़ाकर दी जाने वाली जानकारी पर अपने फैसले लेते हैं जिनका असर हमारी रियल लाइफ पर पड़ता है। दूसरा कि यह मैनिपुलेशन करने का एक बेहतरीन टूल है, एक स्पेसिफिक डिटेल को सिलेक्ट करके उसे इस तरीके से पेश करना जैसे वही पूरी कहानी हो। इस तरह लोगों के ओपिनियन को अफेक्ट किया जा सकता है और अपने एजेंडा को फिट करने के लिए ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। यह ताश के पत्तों का महल बनाने जैसा ही है जो बिल्कुल नाजुक होता है, लेकिन अगर आप सावधानी से अपने शब्दों का इस्तेमाल करें तो बनाया जा सकता है। पॉलिटिशियन अक्सर ये अलग अलग केसेस के डेटा को लेकर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि किसी क्राइम को पूरी कम्युनिटी से जोड़कर अपने वोट को एक तरफ करना। लेकिन यह सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में नहीं है। लैंग्वेज यानी कि भाषा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। पॉलिटिशियंस अपने बयानों पर विश्वास दिलाने के लिए भारी शब्दों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर या फिर इकोनॉमिक फ्रीडम जैसे शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। इसी का फायदा उठाकर नेता बिना असली मुद्दे या जनता की भलाई की पॉलिसीज को उठाए लोगों का समर्थन हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। इस रणनीति को अच्छे से समझकर हम इसे पहचान सकते हैं और इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा सकते हैं। पेश किए गए फैक्ट्स का आसानी से विश्वास करने के बजाय उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए और सवाल पूछने चाहिए। आखिरकार ये खुद को इतना ताकतवर बनाने के बारे में है कि हम अपने लिए सोच सकें। क्या आप कभी ऐसी बहस में शामिल हुए हैं जिसमें कोई आपको बिना एहसास कराए ही अपने कंक्लूजन पर ले जाना चाहता हो? इसे ही कहते हैं कंसीलिंग द स्ट्रैटेजी, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को छुपाना। यह चेस के गेम की तरह है जिसमें शब्द मोहरे होते हैं। हर एक मूव सिंपल तो लगती है, लेकिन उसका पर्पस समझना वाकई में मुश्किल है। आप पूरे खेल को इस तरह मैनेज करते हैं जिससे आप अपने मन मुताबिक रिजल्ट की तरफ पहुंच सकें। यह बहुत ही बारीकी से खेला जाने वाला खेल है जिसका असली विनर वही है जो गेम में हेर फेर भी कर दे और किसी को पता भी न चले। इस टेक्निक को बिजनेस में अपनी मनचाही बात मनवाने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लोग बात को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं
और दूसरी पार्टी के दिमाग में ऐसा बीज बो देते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो खुद की इच्छा से आपकी बात के लिए सहमत हुए हैं। इस दुनिया में जहां हर किसी को सिर्फ खुद से मतलब है, आपको कोई भी गुमराह कर सकता है और इससे बचकर ही आप अपने आप को विक्टिम बनने से रोक सकते हो और खुद के विश्वास को मजबूत कर सकते हो। इसे समझने के साथ आप भी इस टेक्निक को अपनी डिबेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे यूज करना ही है। इसे सही जगह पर अप्लाई करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। दरअसल कंसीलमेंट स्ट्रैटेजी को समझने से आप और भी एथिकल हो सकते हैं। इसे समझने के बाद आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन आपकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है और अपने प्रिंसिपल्स के प्रति सचेत रहने के साथ आप उनकी चालबाजी से बच सकते हो। इसलिए इस बारीक खेल की भूल भुलैया से गुजरते समय सावधान रहें। बातों की गहराई, आवाज में बदलाव जैसी चीजों पर ध्यान दें। इस स्ट्रैटेजी में परफेक्ट होने पर आप डिबेट को बेहतर ढंग से नेविगेट कर पाएंगे। अब उस तरीके के बारे में बात करते हैं जो एक डिबेट में सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होता है, झूठ फैलाना। लोग सीधे तौर पर झूठ बोलकर बहस जीतने की कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन यह इतना कॉमन होता जा रहा है कि अब आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। बहस को जीतने के लिए झूठ का इस्तेमाल करना एक गंदा खेल है। यह एक दलदल की तरह होता है और इसे यूज करने वाले कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाते। यह तब होता है जब कोई अपने बुरे आर्गुमेंट को एक बहुत बड़े झूठ के बेस पर पेश करता है, और यह हर जगह होता है, पॉलिटिक्स, एडवर्टीजमेंट, यहां तक कि आम बातचीत में भी। क्या आपने कभी किसी नेता को अपने अपोनेंट के बारे में ऐसे झूठ फैलाते हुए देखा है जिससे उसका नाम खराब हो? या फिर वो जो ये दावा करते हैं कि उनका प्रोडक्ट यूज करने से आपकी बॉडी में चमत्कार हो जाएगा, बिल्कुल मैजिक। बस यही बहस जीतने के लिए झूठ का इस्तेमाल है। कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ पावर और कंट्रोल मैटर करती है। उन्हें सच से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस जीतना है किसी भी कीमत पर। कुछ लोग इसका इस्तेमाल निराश होकर करते हैं। वो जानते हैं कि वो बहस हार रहे हैं और आखिरी कोशिश के तौर पर वो झूठ का इस्तेमाल करते हैं। इस झूठ से आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। आपका झूठ पकड़े जाने पर लोग आपकी बात सुनना ही बंद कर सकते हैं। भले ही आप एक बहस जीत जाएं, पर आप लोगों का विश्वास खो देते हैं। लेकिन यह सिर्फ झूठ बोलने वाले का नुकसान नहीं है, उससे भी ज्यादा नुकसान तो उन लोगों का है जो झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। जब आप कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं तो आप सिर्फ दूसरों को धोखा ही नहीं देते, बल्कि आप उनके विश्वास और परसेप्शन को भी मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक खेल बन सकता है। इसलिए हर कहीं बात पर विश्वास करना सही नहीं। खुद उस बारे में रिसर्च करें और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाएं। हर बात पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है और झूठ पर से पर्दा उठाने से कभी भी न डरें। अगर बहस जीतने के लिए आपको भी झूठ का एक रास्ता दिखाई देता है तो याद रखिए, आपको इससे टेम्परेरी जीत तो मिल जाएगी, लेकिन इसकी कीमत ना आपकी ईमानदारी और लोगों का आप पर विश्वास होगी। ध्यान रखिएगा। क्या आप कभी ऐसी बहस का हिस्सा रहे हैं जहां पर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई हो? हाँ, हम सभी ऐसी डिबेट करते हैं, लेकिन आपका गुस्सा बहस में आपकी हार का रीजन बन सकता है। इसमें सबसे बड़ा रोल है साइकोलॉजी का। जब आप गुस्सा होते हैं तब आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पैनिक बटन दबा दिया हो और आप अच्छे से सोच ही नहीं पाते। शांति से अपनी बात को कहने के बजाय आपके भड़कने, गलतियां करने या पूरी तरह से चुप हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जब भी किसी आर्गुमेंट में आपको गुस्सा आने लगे तो समझ जाइए कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन इससे सिर्फ आपका माइंड अनस्टेबल नहीं होता, गुस्सा होने से दूसरे लोगों पर भी गलत इंप्रेशन पड़ता है। जरा सोचिए, जब आप पर कोई चिल्ला रहा होता है तब आप क्या वाकई में उनकी बात सुनते हैं? शायद नहीं। इसके बजाय आप उनकी बात को अनसुनी कर देंगे या खुद भी डिफेंसिव हो जाएंगे। इसीलिए गुस्सा होकर आप अपनी बात पहुंचाने में खुद के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। अब चलिए कहानी को पलटते हैं और बात करते हैं कि शांत रहना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आप शांत होते हैं तब आप क्लियरली सोच सकते हैं और बेहतर आर्गुमेंट रख सकते हैं। शांत रहने की वजह से आपकी बात रीजनेबल और ट्रस्टवर्दी लगती है और लोग भी आपकी बात को सुनना पसंद करते हैं। अगर आपको डिबेट के बीच गुस्सा आ भी जाए तो कुछ भी बोलने से पहले एक गहरी सांस लीजिए। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको सोचने का मौका भी मिल जाएगा। वैसे एक तरीका यह भी है कि पर्सनल अटैक्स को अवॉइड करके फैक्ट्स पर फोकस करें।
इससे डिबेट कंट्रोल में रहेगी और मुद्दों से भी नहीं भटकेगी। हाँ, लेकिन अब अगर आपका अपोनेंट गुस्सा हो जाए तो आपको शांत ही रहना है और याद रहे कि ये आपकी जीत की तरफ इशारा है। उनके गुस्से में बह जाने के बजाय आर्गुमेंट को मुद्दों पर लाने की कोशिश करें और चीजों को ट्रैक पर रखें। अपना आपा न खोना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है, बल्कि आपको बहस में जीतने में भी मदद कर सकता है। सोशल मीडिया ये वो जगह है जहां पर आजकल सबसे ज्यादा बहस होती है। कोई भी पोस्ट या टॉपिक हो, कोई ना कोई बहस चल ही रही होती है, चाहे वो रिप्लाई हो या कमेंट सेक्शन। इसलिए यहां पर सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इंगेजमेंट के नियम यहां पर बदल जाते हैं। पहले ज्यादातर डिबेट आमने सामने होती थी, आपके पास जवाब देने का समय होता था और एक जिम्मेदारी भी थी। अब जैसे जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया बढ़ रहा है, डिबेट ने भी अपना रूप बदल लिया है। ये बहुत ही फास्ट और गुमनाम हो गए हैं। ऐसा लगने लगा है कि हर पोस्ट सबको डिबेट के लिए इनवाइट कर रही है। डिजिटल दुनिया में अलग तरह की टैक्टिक्स चलन में है। लोग आर्गुमेंट को जीतने के लिए हर तरह की तरकीब अपनाते हैं, लॉजिकल बातों से लेकर पर्सनल अटैक तक। लेकिन क्यों? इसका एक रीजन है छिपी हुई पहचान। स्क्रीन के पीछे छिप छिप कर लोग वो बातें कहने की हिम्मत कर लेते हैं जो कि वो सामने नहीं कह पाते। साथ ही में ऑनलाइन मिल रही इतनी इंफॉर्मेशन और ओपिनियन मुद्दों को आसानी से भटका देती है। इस डिजिटल दुनिया की डिबेट में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाना होगा। जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन पोस्ट किया गया है वो सच हो, इसलिए फैक्ट्स को चेक करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये जानना जरूरी है कि बहस टॉक्सिक कब हो रही है। हीटेड डिबेट में फंसना बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी पीछे हटने में ही समझदारी है। खुद को इस कीचड़ उछालने वाले कंपटीशन में न घसीटें, ये आपके लायक नहीं। एक इंपॉर्टेंट स्किल ये भी है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें कब रुकना चाहिए। कुछ डिबेट्स कभी भी सॉल्व नहीं होने वाले, और इसके लिए अपना सिर कीबोर्ड पर पीटने से अच्छा है कि अपनी एनर्जी किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाई जाए। लेकिन शायद डिजिटल डिबेट में सबसे पावरफुल टूल है। हमेशा इस बात को याद रखें कि स्क्रीन के दूसरी तरफ भी एक रियल इंसान है और उसकी भी फीलिंग्स और थॉट्स हैं जिससे उनका ओपिनियन बनता है। हमेशा खुले दिमाग से और सुनने की इच्छा के साथ डिबेट से जुड़े। हो सकता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। एक डिबेट को जीतना तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या एथिक्स के नजरिए से ऐसा हमेशा सही होता है? सोचिए कि आप एक हीटेड डिबेट में हैं और आप जानते हैं कि सच को घुमाकर पेश करने से आप कुछ डिबेट में कुछ पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ टॉप पर आने के लिए। फैक्ट्स को गलत तरीके से पेश करना सही है? इसी सवाल का जवाब हमें जानना है। इसके लिए हमें डिबेट के एथिक्स को समझना है। क्या सिर्फ जीतने के लिए उन सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना जो हमने इस बुक समरी में बताए वो सही है, या हमें हमेशा अपने मोरल वैल्यूज के साथ रहना चाहिए, भले ही हमें हार का सामना ही क्यों ना करना पड़े? इस सवाल का जवाब आप खुद सोचकर बता सकते हैं। आप इस मैटर में क्या सोचते हैं? क्या जीत के लिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाना सही है, या हर सिचुएशन में फैक्ट्स को सही तरीके से पेश करना सही है? और जब आप इसके बारे में सोच ही रहे हैं, तो चलिए इसका दायरा बढ़ाते हैं। हम किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? एक ऐसी दुनिया जहां पर जीतना ही सब कुछ है, या फिर एक ऐसी दुनिया जहां पर ईमानदारी और सच्चाई बहुत मायने रखती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब हमें जरूर दीजिएगा।